मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, वो फिजिकल साइंस का टॉपिक है जो है घोल, जिसको कि हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो घोल आखिर है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में मिला देते हैं, वो जो मिश्रण बनता है वो मिश्रण ही कहलाता है घोल। तो घोल अगर हम देखते हैं तो घोल के अंदर दो सबस्टेंस मौजूद होते हैं। वो दो सबस्टेंस क्या क्या होते हैं? एक सबस्टेंस यानी एक जो अवयव उसके होते हैं उसको कहते हैं घोला, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं घुली। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो यह है सॉल्वेंट, और दूसरा इसको कहते हैं सॉल्यूट्स। ठीक, अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो मान लीजिए कि इसमें हम जल लिए हैं H2, और इसके साथ साथ इसमें चीनी भी ले लिए हैं, शुगर। तो शुगर इसमें जो डाले हैं वो शुगर हो गया है सॉल्यूट्स, जिसको हम कहते हैं घुली, क्योंकि ये घुल जाता है। तो जो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए उसे हम घुलित कहते हैं, और ये H2O जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट। इसको कहते हैं घोला। घोला का मतलब कि प्राय हम लोग मान लेते हैं कि घोलक जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और घुलित जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन हर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जिसमें कि दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं या लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं, है ना, या फिर लिक्विड गैसियस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से गैस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जनरली हम लोग देखते हैं वो सॉलिड जो होते हैं उसको घुलित मानते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं उसको घोलक। कहने का मतलब कि जो लिक्विड होते हैं उसको हम घोलक मानते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब हम घोलक और घुलित को परिभाषित करते हैं तो किस तरह से हम इसको परिभाषित करें कि आखिर घोलक को हम परिभाषित करना चाहें सॉल्वेंट को अगर परिभाषित करना चाहें घोलक को, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर लिक्विड और सॉलिड है तो हम इस तरह से बोलते हैं कि जो लिक्विड है, जो अवयव लिक्विड है घोल में, वो हो जाता है सॉल्वेंट यानी घोलक, और जो ठोस है उसको हम क्या कहते हैं तो घुलित कर देते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दोनों लिक्विड हो, मतलब कि आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है ना, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है ना, ले सकते हैं दोनों लिक्विड। जैसे एक मान लिया जाए इथाइल अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा ले लिए हैं वाटर। अब ये दोनों बताइए, दोनों तो लिक्विड है। अब ये भी एक मिश्रण बनाएगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना, ये भी सॉल्यूशन। तो इसमें हम किसको कहेंगे सॉल्वेंट और किसको कहेंगे सॉल्यूट। तो यहाँ पे तब हम देखते हैं कि किसका मात्रा अधिक है, मतलब घोल के अंदर किस अवयव का मात्रा सबसे अधिक है। जिस अवयव का मात्रा अधिक होगा उसको हम सॉल्वेंट मानेंगे यानी घोलक मानेंगे, और जिस का मात्रा कम होगा यानी जिस अवयव का मात्रा कम होगा उसको घुलित करते हैं, है ना, घुलित करते हैं। अब इसमें अगर मान लिया जाए कि 300 ml हम लिए हैं इथाइल अल्कोहल और 1 लीटर यानी 1000 ml मान लिया जाए ले लिए हैं हम वाटर, और इसका एक सॉल्यूशन बना लिया। तो अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा, है ना। और इसका उल्टा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 100 ml 1000 ml इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और इसमें 200 ml वाटर दे देते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा
सॉल्वेंट। तो पहली स्थिति में तो आप देख लिए हैं कि यहाँ पे वाटर की मात्रा ज्यादा है, 1000 ml है, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, है ना। और इथाइल अल्कोहल 300 ml है, तो ये हमारा सोल्यूट हो गया। लेकिन इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है। तो चूंकि 1000 ml यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल 1000 ml है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सोल्यूट। तो देखिए एक ही स्थिति में, मतलब एक ही प्रकार के अवयव में केवल मात्रा को हम अलग अलग कर देते हैं, मात्रा को चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से परिभाषा करना मुश्किल हो जाता है ठोस और द्रव के हिसाब से बोलने से। तब हम क्या करते हैं कि इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि घोलक के अंदर जिस अवयव का परिमाण ज्यादा होते हैं उसे घोलक कहते हैं, और जिस अवयव का परिमाण कम होते हैं उसको क्या कहते हैं, घुलित कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर परिभाषित करें सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, सॉल्वेंट यानी घोलक, घोलक सॉल्वेंट। घोल में जिस अवयव का परिमाण अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे घोलक कहते हैं। एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे 1000 ml इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में 200 ml H2O मिलाकर एक घोल तैयार किया गया, घोल तैयार किया गया, तो इसमें घोलक इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल का परिमाण किससे अधिक है, जल से अधिक। तो इस तरह से हम घोलक को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अब आइए, अगर घुलित को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो घुलित को हम किस तरह से परिभाषित, घुलित इसको कहते हैं सॉल्यूट्स। तो देखिए सॉल्यूट्स को अगर परिभाषित करना होता है तो ठीक इसी तरह से आप लिखिएगा, घोल में जिस अवयव का परिणाम यहां पे क्या कर देंगे, कम होता है, कम होता है, उसे क्या कहते हैं, घुलित का, घुलित कहते हैं। जैसे 1000 ml इथाइल अल्कोहल में 200 ml वाटर मिला है, मिलाकर एक घोल तैयार किया गया है, तो इसमें बताइए घुलित क्या होगा, इसमें घुलित वाटर होगा, यानी इसका परिणाम क्या है, कम है, इसलिए इसमें घुलित क्या होगा, H2O होगी, क्योंकि घोल में H2O का परिणाम क्या है, परिणाम अल्कोहल की अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा क्या है, अपेक्षा कम। क्लियर हो गया, आप समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट्स क्या है। परिमाण, अब हम चले आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, वो है परिक्षेपण। अब देखिए परिक्षेपण क्या है, अब यहाँ पे घोल का जहां तक बात है वो परिक्षेपण के अंतर्गत ही आता है, तो आप परिक्षेपण के बारे में समझिए, परिक्षेपण क्या है।
परिक्षेपण। अगर परिक्षेपण का तुलना हम घोल से करें तो समझिए दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे घोल में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि घोल जो होते हैं वो बिल्कुल उसका जो रासायनिक गुण होता है, उसका भौतिक गुण होता है, उसका गठन होता है, वो हर जगह क्या होता है, एक जैसा होता है, तो हम लोग उसको घोल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परिक्षेपण में क्या होता है, इसका अवयव का जो इसमें जो अवयव घुले हुए होते हैं या इसमें जो विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, उसका जो मिश्रण होता है वो एक जैसा भी हो सकता है और कम और अधिक भी हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरह से अगर होता है तो उसको हम एक पदार्थ को अगर दूसरे पदार्थ में मिक्स कर देते हैं और वो एक मिश्रण बन जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं परिक्षेपण। ठीक है, तो इसलिए इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। परिक्षेपण का मतलब होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन जब कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बिखेर देते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण कहते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल है कि जब कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बिखेर देते हैं या उसे मिला देते हैं तो उसको हम परिक्षेपण कहते हैं। अब परिक्षेपण में देखिए दो अवयव होते हैं, परिक्षेपण के दो अवयव होते हैं। ठीक, ये दो अवयव क्या है, एक होता है परिक्षेपित पदार्थ, परिक्षेपित पदार्थ, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। अब ये दोनों है क्या, परिक्षेपित पदार्थ मतलब होता है डिस्पर्स्ड सब्सटेंस, डिस्पर्स्ड सब्सटेंस, और इसको डिस्पर्सन मीडियम का, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है और परिक्षेपित पदार्थ या जिसको कहते हैं डिस्पर्स सब्सटेंस क्या। तो ये दोनों क्या है, जिस तरह से घोल के अंदर घुलित और घोलक होते हैं उसी तरह से यहाँ पे परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम होते हैं। यही अंतर है कि घोल जो होते हैं इसके अंदर जो मिश्रण होता है वो समान मिश्रण होता है, हर जगह एक जैसा उसका मात्रा और गठन होता है, परंतु इसमें एक जैसा मात्रा गठन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। तो इसके आधार पर परिक्षेपण को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अब अलग अलग भागों में परिक्षेपण को हम किस तरह से बांटते हैं, तो सबसे पहले देख लिए परिक्षेपित पदार्थ आखिर है क्या। परिक्षेपित पदार्थ, परिक्षेपित पदार्थ, परिक्षेपण माध्यम में जो पदार्थ मौजूद होते हैं उसको ही परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं। किसी भी परिक्षेपण में जो पदार्थ परिक्षेपित माध्यम में बिखरे होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, परिक्षेपित पदार्थ। परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि दूध के अंदर क्या क्या होता है, लैक्टोस और कैसिनोजेन भी होते हैं, लैक्टोस भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो दूध के अंदर जो लैक्टोस है, लैक्टोस क्या है, परिक्षेपित पदार्थ है। क्लियर।
अब दूध के अंदर वाटर का भी अंश है, उसके साथ साथ लैक्टोज भी उसके अंदर बिखरे पड़े होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो लैक्टोज होते हैं वही है परिक्षेपित पदार्थ। और भी उदाहरण देते हैं कि जो गंदे जल हैं, कीचड़ युक्त जल, कीचड़ युक्त जल में जो कीचड़ घुले हुए होते हैं, कीचड़ को परिक्षेपित पदार्थ का, परिक्षेपित पदार्थ है। ठीक है, तो कीचड़ युक्त जल में जो कीचड़ है वह परिक्षेपित पदार्थ का भी उदाहरण है। अब आता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का। ठीक है, तो परिक्षेपण, जो परिक्षेपण पदार्थ है या कह सकते हैं जो परिक्षेपण है यानी जो घोल है, तो परिक्षेपण में जिसमें कि परिक्षेपित पदार्थ घुलता, ठीक है, लिखेंगे परिक्षेपण में उपस्थित वह अवयव जिसमें परिक्षेपित पदार्थ घुले होते हैं, उसे ही परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये बस उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग घुलित और घोलक के बारे में बात करते हैं। तो जिसका इसमें भी देखेंगे कि दो अवयव अगर है और जिसका परिणाम ज्यादा है, अगर एक ही अवस्था में अगर होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि परिक्षेपण माध्यम का चुनाव हम करेंगे कि जिस अवयव का परिणाम ज्यादा। अब ये जो परिक्षेपण है, तो इस परिक्षेपण को कितने भागों में बांट सकते हैं? ये परिक्षेपण को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक है होमोजीनियस सब्सटेंस और दूसरा है हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं समान पदार्थ। ठीक है, इसको कहते हैं विषमान पदार्थ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यह है समान पदार्थ और दूसरा है विषमान पदार्थ, यानी हेट्रोजीनियस सब्सटेंस और दूसरा होमोजीनियस सब्सटेंस। अब होमोजीनियस सब्सटेंस में देखें तो इसको हम वास्तविक घोल भी कहते हैं, यानी ट्रू घोल, वास्तविक घोल। दूसरा नाम इसका वास्तविक घोल जो है इसी का होमोजीनियस का उदाहरण है। वास्तविक घोल जिसको कि हम ट्रू सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा कि अगर होमोजीनियस सब्सटेंस का बात करता है या होमोजीनियस सॉल्यूशन का बात करता है तो उसमें वास्तविक घोल यानी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल देंगे। और दूसरा हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस जो होते हैं ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस। अब ये दो तरह के हो जाते हैं। ये दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कोलॉइडल, इसको कललीय कर, कललीय। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है, दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। एक हुआ कोलॉइडल कललीय और दूसरा सस्पेंशन को निलंबन भी बोलते हैं। निलंबन, हिंदी में इसको निलंबन बोलते हैं, इसको कललीय बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह के जो परिक्षेपण का हम क्लासिफिकेशन किए हैं कि एक होमोजीनियस सब्सटेंस जिसका कि वास्तविक घोल एग्जाम्पल आ जाएगा,
दूसरा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको विषमान पदार्थ भी बोलते हैं या विषमान हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। इसका दो भाग हो गए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का या सब्सटेंस का, वो होगा कोलोइडल और दूसरा सस्पेंशन। अब ये देखना होगा कि आखिर ये कोलोइडल है तो है क्या, और सस्पेंशन क्या है, और ट्रू घोल क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली बात है कि आप जानिए कि इसके अंदर जो परिक्षेपित पदार्थ होता है, यानी डिस्पर्स मटेरियल, डिस्पर्स सबस्टेंस जो होते हैं, ठीक, वो डिस्पर्स सबस्टेंस का आकृति होते हैं 10 to the power -8, ठीक है, से कम, 10 to the power -8 सेंटीमीटर से कम। तो इससे अगर कम होगा 10 to the power -8 सेंटीमीटर, उसका कण का अगर व्यास होगा या उससे कम होगा यानी 10 to the power -9 भी हो सकता है, ये कम, इसकी अपेक्षा ये कम। तो इतना अगर इसका व्यास होता है तो हम इसको समान पदार्थ, कहने का मतलब वास्तविक घोल के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए कि जो वास्तविक घोल है, ट्रू सॉल्यूशन, उसके अंदर जो परिक्षेपित पदार्थ है या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड सबस्टेंस जो है, उसका आकृति जो होना चाहिए वो 10 to the power -8 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये सबस्टेंस वास्तविक घोल का उदाहरण हो सकता है। दूसरा है विषमान, जिसमें कोलोइडल आता है, सस्पेंशन आता है। तो अब देखिए कोलोइडल में क्या होगा, ये 10 to the power -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 to the power -5 सेंटीमीटर के बीच अगर है, इसके बीच में अगर वैरी करता है तो ये सबस्टेंस कोलोइडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सस्पेंशन जो होता है वो 10 to the power -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। यानी ये जो होता है सबस्टेंस का कण 10 to the power -5, इसके बाद अगर बड़ा अगर कहें तो 10 to the power -4 सेंटीमीटर हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है 4 भी हो सकता है, 3 भी हो जाता है, 10 to the power -3 भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर जो परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित पदार्थ का जो कण का व्यास होगा वो अगर 10 to the power -5 सेंटीमीटर, 10 to the power -4 सेंटीमीटर, 10 to the -3 सेंटीमीटर अगर होगा तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप इसके बारे में तो बता रहे हैं परंतु इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बताया अभी तक। हम एग्जाम्पल बताएंगे, अभी थोड़ा देर सब्र करिए और इसके बारे में पहले समझिए, एग्जाम्पल भी बताएंगे इसका। तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो परिक्षेपित पदार्थ का जो व्यास होता है वो व्यास आखिर होता कितना है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं परीक्षा में आ जाता है कि आप निलंबन का एग्जाम्पल, ठीक है, ये बताइए कि निलंबन के अंदर जो परिक्षेपित कण का व्यास होता है वो कितना होता है, तो 10 to the power -5 से अधिक होता है। याद रखिएगा अधिक होता है, कम नहीं होता, अधिक होता है। लेकिन कोलोइड में जो होता है, कोलोइडल में जो होता है वो 10 to the power -5 से 10 to the power -7, यानी इससे अधिक नहीं बढ़ेगा या इससे कम ही होगा, इज लेस देन होगा, यानी इससे कम होगा, ठीक है। और कितना तक जाएगा तो 10 to the power -7 सेंटीमीटर के बीच में जाएगा। अब ये 10 to the power -7 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको तोड़ करके देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 10 to the power 5 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर का कितना भाग हुआ, अगर आप सस्पेंशन में ही ले लीजिए, जो बड़ा बड़ा कण कहे जाते हैं कि जल के अंदर अगर बड़े बड़े कण घुल गए हैं जिसको कि हम छन्ना पत्र के द्वारा भी छान सकते हैं, यानी फिल्टर पेपर के द्वारा भी छान सकते हैं, तो आखिर इसका आकृति कितना होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 लाख गुना छोटा जो कण है वो अगर घुला हुआ है तो समझ लीजिए कि ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, जिसको कि हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, है ना। उसके अंदर जो घुला हुआ है उस सबस्टेंस को हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसी को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, परंतु ये अगर इससे छोटा हो जाए तो हम उसको खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है।
और इसके लिए तब फिर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है और माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देखते हैं। माइक्रोस्कोप में भी साधारण माइक्रोस्कोप नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का भी व्यवहार हम लोग कर सकते हैं इसको देखने के लिए। और इसको तो और भी छोटा कण है, इसको तो देखने के लिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही व्यवहार करके हम इसको देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अब देखिए बताते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे चीनी पानी। अब ट्रू घोल क्या है? ट्रू घोल यानी जिसमें कि परिक्षेपित पदार्थ के जो कण है उसका व्यास 10⁻⁸ या उससे भी कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक घोल कहते हैं। इसमें चीनी पानी अगर हम मिला दें और एक घोल बना देते हैं, चीनी पानी का मिश्रण, तो इसके अंदर क्या आपको चीनी दिखाई देता है? अगर पूरी तरह से घुल जाता है तो क्या चीनी हम देख पाते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो आखिर उस चीनी के कण को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यवहार करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसको हम फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। फिल्टर पेपर में छिद्र इतना छोटा होता है कि अगर इसमें हम चीनी वाला पानी अगर इसमें डाल भी देंगे, ठीक है, तो चीनी वाला पानी में क्या होगा कि ये पूरी तरह से क्या होगा, छन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से निकल जाएगा, उसमें से छाना नहीं जा सकता। चीनी को हम लोग छान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो उस छिद्र से बाहर भी निकल जाता है। तो अर्थात इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं छान सकते। अब आता है बात कोलाइडल। कोलाइडल को क्या हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको भी हम फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं छान सकते। परंतु निलंबन जो है सब्सटेंस, इसको हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो छिद्र है वो छिद्र क्या है कि इतना छोटा है कि इतना छोटा है कि इसमें क्या होता है कि ये छन जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े कण होते हैं। इसलिए देखिएगा कि जो मिट्टी से घुले हुए जल है जिसमें गंदगी है उसको हम फिल्टर पेपर में डालते हैं और फिल्टर पेपर में हम उसको छान सकते हैं, जिससे कि हमारे जो जल होते हैं, खास करके फिल्टर का हम लोग व्यवहार करते हैं, तो जो जल में मिट्टी वगैरह का कण घुले हुए होते हैं वो सारा फिल्टर में छक जाता है और हम लोग का फ्रेश वाटर निकलता है जिसको कि हम पी सकते हैं। तो इसमें हम इसका सस्पेंशन ही है उससे, जिससे कि वो क्या होता है, पूरी तरह से छन जाता है। परंतु कोलोइडल और ये जो चीनी पानी का घोल बताया या फिर चीनी नमक पानी ये भी मिला लीजिए या नमक पानी मिला लीजिए, तो ये सब का घोल जो है छनता नहीं है। तो आप अब समझ में आ गया होगा कि वास्तविक घोल क्या है, कललीय क्या है और निलंबन क्या है। कललीय का उदाहरण अगर देखेंगे तो इसमें दूध सबसे बढ़िया उदाहरण। तो कललीय में क्या आ गया, दूध आ गया, पेंट आ गया, धुआं आ गया। तो ये सब जो आता है ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है कोलोइडल का उदाहरण है। तो कोलोइडल का उदाहरण अगर पूछे तो दूध है, पेंट है, ठीक है, धुआं है, फोग है, फॉग भी है इसमें, है ना, जिसको कि कहते हैं कुहासा। तो कुहासा भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम और डिटेल बताएंगे। पहले आप अच्छा सस्पेंशन में देखिए तो कीचड़ युक्त जल जो होता है वो सस्पेंशन का ही उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें निलंबन के कण जो होते हैं वो बड़े बड़े आकृति के होते हैं और इसमें सेडिमेंटेशन हो सकते हैं। सेडिमेंटेशन करने का मतलब वो नीचे बैठ सकते हैं कुछ समय के पश्चात। वो निलंबन में ही ऐसा संभव है कि नीचे क्या हो जाता है, बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अनस्टेबल होते हैं, इसको हम अस्थायी कहते हैं। ये जो मिश्रण होता है वो अस्थायी होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए वो उसमें परिक्षेपण माध्यम के अंदर कुछ ही समय के लिए घुले हुए रहते हैं, ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी वो सबसे ये क्या कहते हैं, बैठने का इसमें क्षमता होती है, यानी नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन कोलोइडल जो होता है, दूध आप ले लीजिए, इसको कितनों भी देर तक इसको रख दीजिए तो कभी भी इसके अंदर जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जैसा कि बताएं लैक्टोस वगैरह जो होते हैं या कैसिनोजेन वगैरह जो होते हैं, वो कभी भी नीचे बैठते नहीं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अस्टेबल। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अस्टेबल होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं, ठीक है। और इसका भी सॉल्यूशन जो होते हैं चीनी पानी, तो वास्तविक घोल जिसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसका भी
नीचे नहीं बैठते हैं, है ना। चीनी पानी घोल घोल कर रख देते हैं, 2-3 दिन के बाद भी देखते हैं तो कभी चीनी नीचे नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से वो घुल जाते हैं। तो इसको कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी अस्टेबल। तो अगर हम इसमें तुलना करेंगे तो आप इसी के सहारे आप इसको तुलना कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है ट्रू घोल, वास्तविक घोल, कोलॉइडल और सस्पेंशन, इसको हम किस तरह से तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा हम देख लें कि समान पदार्थ जो होते हैं या समान मिश्रण जो होते हैं, समान घोल जो होते हैं, वो आखिर है तो है। तो समान का मतलब होता है कि ये जो दोनों अवयव होते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित पदार्थ, ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से मिल करके एक अस्थायी सॉल्यूशन बनाता है, जिसको हम घोल भी कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक घोल में क्या होता है, वास्तविक घोल, है ना, वास्तविक घोल, इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, वास्तविक। तो वैसे परिक्षेपण जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कण का व्यास कितना, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम होता है, तो उसे वास्तविक घोल कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। परिभाषा भी आप लिख लिए, परीक्षा में आएगा तो लिख सकते हैं। अब ये परिक्षेपण माध्यम में ये जो परिक्षेपित पदार्थ है, इसका कण का व्यास कितना है, 10⁻⁸ से कम, मतलब 9 भी हो सकते हैं, 10⁻⁹ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका करते हैं तो चीनी प्लस पानी का घोल, नमक प्लस पानी का घोल। ठीक है, अब अभी मान लिया जाए चीनी, पानी और नींबू, चलिए इसमें नींबू भी मिला का घोल। तो ये जो घोल हम लोग बनाए हैं, यही है आपका वास्तविक घोल, या इसको कहते हैं वास्तविक समान मिश्रण का वास्तविक घोल। और जितने भी वास्तविक घोल होते हैं सभी क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं या होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी और पानी के अंदर जो चीनी घुले हुए हैं, वो चीनी हर जगह क्या होता है, बराबर मात्रा में घुलता है। तो इसी को होमोजेनियस सॉल्यूशन भी कहते हैं। कि अगर मान लिया जाए ये बड़ा बड़ा वाटर के कण है और ये छोटे छोटे चीनी के कण है, तो इस तरह से इसमें घुले हुए होते हैं कि कहीं भी इसका मिठास कम और ज्यादा नहीं होता। क्या अगर हम चीनी बोल दिए इसमें, तो चाहे यहाँ का टेस्ट करके आप देखें, यहाँ का टेस्ट करके देखें, यहाँ जहां मर्जी वहां का टेस्ट कर लीजिए, उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, अर्थात एक जैसा ही टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो हर जगह क्या होता है, समान मात्रा में उसका कण जो है घुले हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा समान मिश्रण, समान मिश्रण। लेकिन अब जब हम आते हैं इसके आगे, जिसको कि हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन करते हैं या कोलॉइडल सब्सटेंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह से घुले हुए नहीं होते हैं एक जैसा, इसलिए तो इसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो देखिए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस के अंतर्गत अगर हम कोलॉइडल देखें, कोलॉइडल सब्सटेंस, तो इसमें क्या होता है कि वैसे परिक्षेपण जिसके परिक्षेपित माध्यम में परिक्षेपित पदार्थ के कण का व्यास कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, यानी इससे कम होगा। ठीक, लेकिन
और 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक है, इसके बीच में ही मूव करेगा तो वही होगा कोलोइडल। के बीच हो तो ऐसे परिक्षेपण को ही क्या कहते हैं, कोलोइडल सबस्टेंस का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो आप दूध इसके अंदर डाल सकते हैं, दूध का एग्जाम्पल, ठीक है, और इसमें पेंट का डाल सकते हैं, फॉग का डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें किसका किसका क्या परिक्षेपित माध्यम इसमें होता है और परिक्षेपित पदार्थ होता है, थोड़ा हम बाद में इसका चार्ट बना के बता देंगे। अभी आप देखिए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का पहला हम कोलोइडल सब्सटेंस देखे हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन देखे। अब जो दूसरा रह गया वो निलंबन है, उसको देख लीजिए, निलंबन, ठीक है। तो निलंबन पहले देख लीजिए, निलंबन देखने के बाद फिर जो है हम आएंगे कोलोइडल पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम निलंबन देखिए, निलंबन आखिर है क्या, तो चलते हैं निलंबन, ठीक है, निलंबन जिसको सस्पेंशन भी कहते हैं। तो सस्पेंशन में वैसे परिक्षेपण जिसके परिक्षेपित माध्यम में परिक्षेपित पदार्थ का कण का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, अधिक 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे निलंबन कहते हैं। तो देखिए बालू और पानी प्लस बालू का मिश्रण या घोल कह सकते हैं, पानी प्लस कीचड़ का मिश्रण, पानी प्लस मिट्टी का, इस तरह का जो भी मिश्रण होगा आप अपने मन से उदाहरण देके लिख सकते हैं। ये है निलंबन। तो देखिए आपको ये बताना, ये मुख्य रूप से याद रखना है कि परिक्षेपित पदार्थ का कण का व्यास कितना होगा, वो अगर बता दीजिएगा तो समझिए कि इसका परिभाषा क्लियर है। अब चले आइए थोड़ा सा कोलोइडल के बारे में, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो कोलोइडल देखिए क्या है, कोलोइडल कहने का मतलब है कि इसमें ठोस के कण भी हो सकते हैं, ठोस द्रव के कण भी उपस्थित हो सकते हैं। तो कोलोइडल का विभिन्न प्रकार के कोलोइडल सबस्टेंस। सबसे पहले अगर हम ले सोल क्या है, सोल के बारे में हम देखते हैं। सोल आखिर कहते किसको, जब कोई लिक्विड के अंदर ठोस घुले हुए होते हैं, ठीक है, तो उसे हम सोल कहते हैं। जब परिक्षेपित माध्यम तरल हो तथा परिक्षेपित पदार्थ, गौर करिएगा इसको, परिक्षेपित पदार्थ ठोस तो उसे क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, ठीक। अब सोल जो है, सोल का उदाहरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोल का उदाहरण क्या होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं तो इसका एग्जाम्पल पेंट जो है, पेंट हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो पेंट उदाहरण क्या है कि उसके लिक्विड के अंदर ये क्या है,
कि उसके अंदर ठोस के कण घुले हुए हैं, यानी जो रंग है वो ठोस रूप में है और उसमें जो मीडियम है वो चाहे मीडियम केरोसिन तेल हो, चाहे वो तारपीन का तेल हो। तो ये तारपीन का तेल के अंदर जो रंग के कण घुले हुए होते हैं, तो रंग के कण ठोस होते हैं और तारपीन का तेल लिक्विड होता है। तो इसलिए पेंट हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। अब एक आता है जेल। जेल क्या है? तो देखिए सेम चीज है, यहां पे देखिए जेल और सोल में ज्यादा अंतर नहीं है। जब परिक्षेपित माध्यम तरल हो तथा परिक्षेपित पदार्थ ठोस हो, परंतु एक बात है इसमें, परंतु यह चलनशील नहीं होते, चलनशील नहीं होते। ठीक है, ये पेंट को अगर हम ढाल देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा मूव करने लगेगा, वो इधर उधर चला जाएगा। लेकिन अगर जेल है तो आखिर ये भी वही है, तरल और ठोस का ही मिश्रण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो जेल होते हैं वो इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। जेल कहीं भी, जैसे ग्लिसरीन को अगर रख देते हैं, या जेली चॉकलेट आता है, जेलेटिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि लिक्विड के अंदर इसमें ठोस घुले हुए होते हैं। ठीक है, परंतु ये मूव नहीं करते हैं, एक जगह से पर ही इकट्ठा हो जाता है। तो ये हो जाता है जेल। ठीक है, अब आता है एरोसोल। एरोसोल क्या है वो देखिए, सोल हो गया, जेल हो गया, ये सब किसका उदाहरण, सब हम लोग कोलोइडल के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए आता है एरोसोल। एरोसोल क्या है? एरोसोल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एरोसोल, कि इसमें एक जो परिक्षेपित माध्यम होगा, यानी परिक्षेपण माध्यम होगा, वो क्या होगा, एयर होगा, यानी हवा। तो हवा में अगर ठोस कण घुले हुए होते हैं, ठीक है, तो दो तरह से देखिए एरोसोल दो तरह के हो सकते हैं। ठोस भी उसमें घुले हुए हो सकते हैं हवा के अंदर, और लिक्विड भी घुले हुए हो सकते हैं। तो जब परिक्षेपण में परिक्षेपण माध्यम क्या हो, वायु हो, तथा परिक्षेपित पदार्थ क्या हो, ठोस हो सकते हैं अथवा द्रव भी हो सकते हैं। द्रव हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। तो उसे एरोसोल कहते हैं। अब इसका देखिए उदाहरण हम देते हैं, एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल हम दो देंगे। क्यों दो दे रहे हैं कि यहाँ देखिए, पढ़ाओ आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा, एक ठोस होना चाहिए, एक द्रव होना चाहिए। तो एयर प्लस सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज अगर भुला हो, हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एयर में अगर सॉलिड परिक्षेपित पदार्थ है तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल होगा धुआं। अब धुआं यहाँ पे क्या है, धुआं भी कोलोइडल है। तो धुआं कोलोइडल है, कैसे है, क्योंकि देखिए हवा में क्या होता है, कार्बन के जो कण होते हैं, है ना, धुआं क्या है, कार्बन का कण, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आखिर उसमें कार्बन का मात्रा है, और वही कार्बन क्या होता है, एयर के अंदर घुल जाता है। तो धुआं जो बनता है वो हमारा उदाहरण एरोसोल का। दूसरा देखिए एयर प्लस लिक्विड। अब ये इसका उदाहरण बताइए क्या होगा, इसका उदाहरण होता है फॉग, जिसको कुहासा का, ध्यान दीजिए, कुहासा यानी फॉग, स्मोक। तो स्मोक और फॉग ये दोनों एग्जाम्पल हमारा एरोसोल। एरोसोल का मतलब कि एयर सॉलिड भी हो सकता है, एयर के साथ लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉलिड है तो धुआं और लिक्विड है तो
पोटेशियम। ठीक है, अब चले आइए अल्कोसोल। अब अल्कोसोल क्या है? अब देखिए, एक है अल्कोसोल। अल्कोसोल, अल्कोसोल देखिए नाम से ही पता चलता है अल्कोसोल। इसमें क्या होगा? अल्कोहल, अल्कोहल जो होगा वो परिक्षेपित माध्यम होगा। तो वैसे परिक्षेपण जिसमें परिक्षेपित माध्यम अल्कोहल हो, अल्कोहल हो तो उसे अल्कोसोल का। अब इसका देखिए एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल के अंदर जो भी हम डाल करके अगर कोई मिश्रण बनाते हैं तो अल्कोसोल होगा। दूसरा है बेंजोसोल, नेक्स्ट है बेंजोसोल। बेंजोसोल, अब इसमें क्या है कि वैसे परिक्षेपण जिसमें परिक्षेपित माध्यम क्या हो? अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, बेंजीन हो। एक कार्बनिक, जटिल कार्बनिक यौगिक है बेंजीन। तो ये बेंजीन के अंदर कुछ भी अगर हम घुलाते हैं और मिश्रण बनाते हैं तो ये बेंजोसोल हो जाता है। बेंजीन हो तो उसे बेंजोसोल करते हैं। और है हाइड्रोसोल। तो नाम से ही पता चलता है हाइड्रोसोल, हाइड्रो माने पानी से संबंधित है, हाइड्रोसोल। तो वैसे परिक्षेपण जिसमें परिक्षेपित माध्यम क्या हो? जल, तो उसे हाइड्रोसोल कहते हैं, हाइड्रोसोल कहते हैं। क्लियर है? अब एक आता है इमल्सन। इमल्सन क्या है? इमल्सन देखिए, इमल्सन में क्या होता है कि वैसे परिक्षेपण जिसमें परिक्षेपित माध्यम तथा परिक्षेपित पदार्थ दोनों ही क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। परिक्षेपित पदार्थ दोनों ही तरल होते हैं। तो अगर दोनों तरल होगा, क्या परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपित माध्यम दोनों अगर तरल होगा तो उसको हम कहते हैं इमल्सन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध के अंदर जो लैक्टोज वगैरह होते हैं वो भी लिक्विड अवस्था में, और उसके अंदर जो वाटर होते हैं वो भी लिक्विड अवस्था में होते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों परिक्षेपित पदार्थ भी और परिक्षेपित माध्यम दोनों लिक्विड होते हैं। इसलिए दूध जो है प्राकृतिक इमल्सन का एक उदाहरण। इसमें तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक प्राकृतिक इमल्सन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप दूध लिखेंगे। तो प्राकृतिक इमल्सन का उदाहरण दूध है। जैसे दूध लिख के हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्राकृतिक इमल्सन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। तो इस तरह से घोल के अंदर आप उसका पूरा क्लासिफिकेशन, घोल क्या है, घोलित क्या है, ये सारा आप इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। अब इसका शेष भाग जो भी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप इसे अच्छी तरह से देखिए और इसका कॉपी तैयार कीजिए। थैंक यू।